हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लैरिटी विद मानस। आज बात करेंगे रियल एस्टेट के बारे में। और रियल एस्टेट में अगर आप कोई अपना फ्लैट बाई करना चाहते हैं, अपार्टमेंट बाई करना चाहते हैं और कोई दो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, उनको कैसे कंपेयर किया जाए और क्या फैक्टर्स हैं जो आपको एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट फाइनलाइज करने से पहले देखने चाहिए, और हाउ टू एनालाइज एनी टू रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, उनको कैसे कंपेयर करें, उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे मेनली जो मैं बात करूँगा वो, अगर आप एक न्यू लॉन्च अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं तो उसकी मैं बात करूँगा, क्योंकि अगर वो एक रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है तो पॉइंट्स जो मैं बताऊँगा वो सारे के सारे वैलिड रहेंगे वहाँ पर भी। बट एक रेडी टू मूव इन खड़ी हुई बिल्डिंग है, लोग रह रहे हैं उसमें, तो वहाँ पे जाके ये सब एनालाइज करना थोड़ा-सा आसान है। और आपको थोड़ा टाइम सोसाइटी में स्पेंड करके फ्लैट में जाके देख के ये सब चीज़ें थोड़ा आसानी से कंपैरेटिवली समझ में आ जाएँगी। बट अगर एक न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट है जिसके सिर्फ ब्राउचर्स अवेलेबल हैं, मैप्स है, नक्शे हैं, उसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे उसको प्रोजेक्ट को कंपेयर करना चाहिए, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, प्रोजेक्ट को फाइनलाइज़ करने के लिए, चूज़ करने के लिए जो बेसिक फ़िल्टर्स होते हैं वो आपको अपने लिए सबसे पहले लगाने पड़ेंगे, कि लोकेशन कौन-सी आप कंसिडर कर रहे हैं, बिल्डर कैसा है और प्राइस और आपका बजट कैसा है। तो देखिए, जो लोकेशन आपके लिए सूटेबल है, जो आपको ठीक लगती है, अगर आप एंड यूज़ के लिए ले रहे हैं तो अपना ऑफ़िस या अपना बिज़नेस या जो भी एरिया है उसको देखते हुए जो आप डिसाइड कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो जो भी आपको पोटेंशियल जिस एरिया में रखता है वो एक पहला फ़िल्टर होता है। उसके बाद बिल्डर रेपुटेशन, उस बिल्डर का पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, उस एरिया में कौन-कौन से बिल्डर्स आ रहे हैं, कौन से बिल्डर्स ठीक है उसमें से। और तीसरा है आपका बजट या आपका प्राइस, इन्वेस्टमेंट का प्राइस, या जो आपका खुद का बजट है खुद का रहने के लिए, या उस एरिया में जो प्राइस है। तो ये तो इनिशियल 3 फ़िल्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे आपको कोई भी प्रोजेक्ट को सबसे पहले फ़िल्टर आउट करना चाहिए। और इसको कैसे एनालाइज़ करना है ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है। बट ये इनिशियल 3 फ़िल्टर आपके होने चाहिए जब आप कोई प्रोजेक्ट्स को फाइनलाइज़ करना चाहते हैं, और इन 3 फ़िल्टर्स को लगा के आपको 2 या 3 प्रोजेक्ट उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर प्राइस बैंड में, अच्छे बिल्डर्स में अगर आप सेलेक्ट कर लें, कहीं 2, 3, 4 प्रोजेक्ट्स, फिर उन प्रोजेक्ट्स को कैसे कंपेयर करें, वो आज का इम्पोर्टेंट स्टेप है नेक्स्ट, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है और आप एज़ अ इन्वेस्टर देखते हैं, क्योंकि ये एनालिसिस है एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट करनी एक्चुअली इन्वेस्टर को है। क्योंकि एंड यूज़र तो फाइनली जो असली वाला है वो उस प्रोजेक्ट को तब लेगा जब वो प्रोजेक्ट डिलीवर होने वाला होगा या ऑलमोस्ट हो चुका होगा। तो तब तो एंड यूज़र ये सब देखेगा। बट एज़ अ इन्वेस्टर, अगर आप न्यू लॉन्च अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ले रहे हैं, तो आपको कैसे एज़ अ एंड यूज़र सोचना है और कौन-सी चीज़ें नक्शे पे पहले ही देखनी है उस बिल्डिंग के बनने से पहले, ये मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, 2 मेजर पोर्शंस हैं जो आपको सबसे पहले एनालाइज़ करने हैं। पहला है कि उस प्रोजेक्ट का ओवरऑल मास्टर प्लान, जो नक्शे पे दिखाया जाता है कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट्स है, टावर्स कहाँ पर है, कैसे हैं। उस मास्टर प्लान को आपको देखना है और उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा क्या देखने हैं। और नेक्स्ट होता है फ्लैट का लेआउट। यही 2 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको एनालाइज़ करने हैं। इसके अलावा और भी फैक्टर्स बहुत सारे हैं, एमेनिटीज़, ये वो, बट ये सब जो प्रायोरिटी में काफ़ी नीचे आते हैं। अगर कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो लोग सबसे पहले पूछते हैं कि रेट क्या है, लोकेशन क्या है, एज़ अ इन्वेस्टर वो तो देखते ही हैं। बट उसके बाद आप ब्राउज़र में एमेनिटीज़, कुछ नया क्या है, वो सब उसमें देखने लगते हैं। बट उन सब चीज़ों में कि क्या एमेनिटीज़ हैं, या कोई स्विमिंग पूल में स्पेशल चीज़ है, या फिर ज़ुम्बा क्लासेस के लिए कोई रूम है, इस टाइप की एमेनिटीज़ जो है उनका कोई ज़्यादा सेंस नहीं है, क्योंकि ये सारी एमेनिटीज़ जब फंक्शनल होंगी उसके बाद कैसे मेंटेन होती है, कैसे लोग उस सोसाइटी में रहते हैं, उस पे डिपेंड करता है। और इन एमेनिटीज़ की उतनी कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है जो एज़ अ एंड यूज़र लास्ट में देखता है। बट 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको एनालाइज़ करनी है, वो है ओवरऑल मास्टर लेआउट जो प्रोजेक्ट का कैसा है, और सेकंड है जो फ्लैट में जिसमें कि बंदा रहेगा लास्ट में जाके, जो फैमिली रहेगी, उस फ्लैट का लेआउट कैसा है। तो देखिए, जो मास्टर लेआउट है उसमें आपको सबसे पहले समझना है कि साइज़ कितना बड़ा है प्रोजेक्ट का, और उस मास्टर लेआउट में जो लैंड पार्सल है उसका शेप कैसा है। क्योंकि साइज़ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसलिए बन जाता है क्योंकि अगर बड़ा साइज़ है तो वो अपने आप में थोड़ी एक्सक्लूसिविटी लेके आता है प्रोजेक्ट की, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। अगर आप एनसीआर में, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा में देख रहे हैं, तो यहाँ पे साइज़ मैटर करता है। बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स में बड़ी कम्युनिटीज़, कुछ ऐसी फैसिलिटीज़, बड़े ग्राउंड्स, बड़ा सेंट्रल ग्रीन एरिया, ऐसी चीज़ें दी जा सकती हैं जो एक छोटा लैंड पार्सल होगा तो उसमें देना ही अपने आप में काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, और एक अपने आप एक्सक्लूसिविटी आ जाती है बड़े लैंड पार्सल की। वहीं ये पॉइंट अगर आप वेस्ट में, मुंबई में देखेंगे तो उतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि खासतौर पे मेन मुंबई में इतने बड़े लैंड पार्सल्स हैं ही नहीं। और जो फैसिलिटीज़, एमेनिटीज़ होती हैं प्रोजेक्ट के अंदर, वो जनरली वर्टिकल ही होती है कि बिल्डिंग में ही एक फ्लोर को क्लब हाउस बना देंगे, स्विमिंग पूल शायद टेरेस पे दे देंगे, क्योंकि लैंड की इतनी ज़्यादा स्कैर्सिटी है। बट नॉर्थ इंडिया में अभी भी उतनी लैंड की स्कैर्सिटी भी नहीं है, और यहाँ पे लोगों को थोड़ा लेविश स्टाइल लैंड पसंद भी है। तो लैंड पार्सल का साइज़ जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सबसे बड़ा।
अगर छोटा स्मॉल साइज़ है तो अगर कोई सिटी सेंटर में है तो छोटा साइज़ एक पर्टिकुलर जेंटर के लिए चल सकता है, बट जनरली अगर आप एक लग्जरी प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो एक पर्टिकुलर साइज़ से बड़ा होना चाहिए, बहुत छोटा लैंड पार्सल ना हो। सेकंड आता है उसका शेप। देखिए बेस्ट शेप माना जाता है एक स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो टावर्स हैं ऑल अराउंड आसानी से प्लेस्ड हो सकते हैं, बीच में एक बड़ा सा सेंट्रल ग्रीन हो सकता है और टावर का प्लेसमेंट आसानी से ऐसा हो सकता है कि वो एक दूसरे के ऊपर उनकी छाया ना आए, और सन की मूवमेंट भी ऐसे हो कि आसानी से हर टावर से के ऊपर सनलाइट आए। क्योंकि अगर ऐसा लैंड पार्सल का शेप होगा एल शेप, एच शेप या फिर कुछ टेढ़ा तिरछा ट्रायंगल होगा, ऐसे कुछ शेप होंगे अगर लैंड पार्सल के, तो अपने आप में अच्छा लेआउट बनाना बिल्डर के लिए मुश्किल हो जाएगा, टावर का प्लेसमेंट भी मुश्किल हो जाता है। तो जो मास्टर प्लान में जो लैंड पार्सल का जो शेप है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और स्क्वायर अगर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप है तो वो मैक्सिमम अच्छा माना जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेंट्रल ग्रीन भी उसमें अपने आप निकल के आ जाता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि क्या उस जो पूरा लैंड पार्सल है क्या उसमें से कोई एक्सटर्नल रोड्स जा रही हैं, कि अंदर में से कोई रोड्स जा रही हैं, कोई हाई टेंशन वायर तो नहीं जा रहा। इस टाइप के फैक्टर्स भी आपको जो मास्टर लेआउट है उसमें देखने हैं, जो बिल्डर्स क्लियरली बताते हैं, क्योंकि ये नक्शे पे अगर आप मिस कर देंगे फाइनली जब प्रोजेक्ट डिलीवर होगा और उसमें के अंदर से एक्सटर्नल रोड्स जा रही हैं, प्रोजेक्ट्स 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्लब हाउस अलग जगह है और कोई टावर अलग जगह है, तो ये बाद में लोगों को एक न्यूसेंस सा लगता है। अगर एक हाई टेंशन वायर जा रहा है तो वो भी जो विजुअली एस्थेटिकली जो है उसके प्रोजेक्ट को ख़राब करता है। ऑल्दो हो सकता है कि सेफ्टी के हिसाब से वो ठीक हो, जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से सारे गवर्नमेंट के रूल्स हैं, तो टावर का डिस्टेंस उससे उतना ही होगा जो सेफ़ है, बट एस्थेटिकली जो फील है वो एक प्रोजेक्ट का चला जाता है उसकी वजह से थोड़ा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डेंसिटी ऑफ द ओवरऑल प्रोजेक्ट। डेंसिटी का मतलब है कि टोटल जितना लैंड पार्सल है उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करें, तो एक डेंसिटी का नंबर है। और ये डेंसिटी आई एम श्योर अगर आप रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो ऑलरेडी ये काफ़ी पॉपुलर हो चुका है ये टर्म, और सबको आज के टाइम पे पता है कि डेंसिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अगर कोई हाई डेंस प्रोजेक्ट है और लो डेंस प्रोजेक्ट है, उसका मतलब है कि ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उसी एक एकड़ के अंदर उसमें, और ज़्यादा लोग रहेंगे, और थोड़ा घिचपिच ज़्यादा रहेगी ऐसा प्रोजेक्ट के अंदर, और लो डेंसिटी में कम रहेगी। बट आपको इसमें समझना ये है कि अल्टीमेटली ले दे के जो बिल्डर है, जितना गवर्नमेंट एफएआर अलाउ कर रही होती है उसी के हिसाब से वो डेंसिटी रखता है। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा एफएआर अलाउ कर रही है मींस एक एकड़ पे जितना बिल्डअप एरिया होता है उसको कहते हैं एफएआर, कि कितने स्क्वायर फीट आप बना सकते हैं। अगर 1 स्क्वायर फीट की ज़मीन है उस पर आप कितने गुना स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो बिल्डर तो सारा स्क्वायर फीट बनाता ही है। तो जनरली मॉडर्न में जहाँ आप एफएआर ज़्यादा अलाउ होने लगा है तो बिल्डर्स इसीलिए नए नए प्रोजेक्ट्स में बड़े साइज़ लेके आ रहे हैं, क्योंकि बड़े साइज़ में स्क्वायर फीट तो बढ़ जाता है बट नंबर ऑफ यूनिट्स कम ही रहती हैं। अगर आप 2 BHK लेके आएंगे तो आपकी सेम स्क्वायर फीट में नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाएंगी, बट उसकी जगह अगर आप 4 BHK ही लेके आएंगे सिर्फ अगर एक लैंड पार्सल में, तो अपने आप आपकी जो नंबर ऑफ यूनिट्स आधी हो जाएंगी उतने ही स्क्वायर फीट को बनाने के लिए, आपकी डेंसिटी सुनने में कम लगेगी। तो डेंसिटी के साथ साथ आप ये देख लीजिए कि प्रोजेक्ट में 3 BHK 4 BHK 5 BHK क्या हैं, क्योंकि अगर बड़े साइजेज हैं तो डेंसिटी वैसे कम लगेगी, बट अगर लोग 4 BHK में ज़्यादा रहेंगे तो नंबर ऑफ डेंसिटी ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि देखिए डेंसिटी से ही रिलेटेड एक और पॉइंट है कि ओपन एरिया। ओपन एरिया का मतलब है कि जो टावर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, जो स्विमिंग पूल या क्लब हाउस कंस्ट्रक्ट हो रहा है, उसके अलावा जो ओपन एरिया बचता है, कितना ओपन एरिया प्रोजेक्ट में। और ओपन एरिया देखिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये मैं आपको बहुत ही एक एग्जाम्पल से एक समझाना चाहता हूँ जिससे आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि डेंसिटी हमेशा सब कुछ नहीं होता है। कैसे एक कम डेंसिटी वाला प्रोजेक्ट भी ख़राब फील दे सकता है कंपेयर टू अ हायर डेंसिटी। ओपन एरिया का मतलब है कि कितना ओपन एरिया बच गया उसके बाद। अब उसमें आप इमेजिन कीजिए अगर आपके टावर्स की हाइट काफ़ी ज़्यादा है तो हो सकता है कि ओवरऑल डेंसिटी में वो ज़्यादा डेंस कैलकुलेशन में लगे वो प्रोजेक्ट की, 1 एकड़ में ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। बट अगर वर्टिकल डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है, नंबर ऑफ फ्लोर्स ज़्यादा हैं टावर्स के, और लिफ्ट्स इस तरीके से डिज़ाइंड है कि आप आराम से ऊपर जा सकते हैं, लिफ्ट्स की स्पीड भी अच्छी है, 40 माले का टावर बना हुआ है, तो आपको काफ़ी ओपन एरिया मिलेगा और प्रोजेक्ट में फील अच्छी आएगी। उसी को आप कंपेयर करिए जो पुराने टाइम के प्रोजेक्ट्स होते थे जहाँ पे 8 9 10 11 फ्लोर्स तक होते थे मैक्सिमम। उन फ्लोर्स में उन प्रोजेक्ट्स में आपको डेंसिटीज हो सकता है कैलकुलेट करने में कम लगे, बट क्योंकि वो सिर्फ 11 फ्लोर तक ही बने हैं तो वो जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड है वो ही पूरे लैंड पार्सल का एक बड़ा मेजर पोर्शन ले लेती है और ओपन एरिया बहुत कम हो जाता है। तो ये जो ओपन एरिया और डेंसिटी इसका एक बैलेंस होता है, तो आपको दोनों चेक करना है। ऐसा ना हो कि आप देख रहे हैं डेंसिटी बहुत कम है बट अगर टावर्स की हाइट भी कम है तो ओपन एरिया कम हो जाएगा। तो आप एक डेंसिटी भी देखिए, साथ में आप
एक और मेट्रिक के फॉर्म में अगर यूज़ करना चाहे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ओपन एरिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स या ओपन एरिया पर यूनिट, ये भी आप एक साथ में फैक्टर लगा सकते हैं। जैसे डेंसिटी आपने निकाला टोटल लैंड पार्सल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ऐसे ही आप ओपन एरिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स भी कर सकते हैं, जिससे आप ओपन एरिया आपस में कंपेयर कर सकें किन्हीं दो प्रोजेक्ट का। जो मैंने एग्जांपल दिया, हो सकता है होपफुली आपको उससे समझ में आएगा, क्योंकि यार आप पुराने प्रोजेक्ट्स जाके देखेंगे जो गुड़गांव में बहुत सारे हैं और भी आपकी सिटीज़ में भी होंगे, जो 8 9 10 11 फ्लोर तक अगर बने हुए हैं, तो वो डेंसिटी तो उनकी कम होती है, बट जितना भी टोटल लैंड पार्सल है उसका एक बड़ा मेजर पोर्शन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ही निकल जाता है और ओपन एरिया बहुत कम मिलता है एमिनिटीज़ के लिए और क्लब हाउस या ग्रीन एरियाज़ के लिए। और देखिए, जब आप पूरा मास्टर प्लान देखेंगे तभी आपको शेप के साथ साथ ही ये भी देख लेना है कि टावर का प्लेसमेंट कैसा है, टावर टू टावर डिस्टेंस कैसा है, क्या एक टावर की छाया दूसरे टावर में आ सकती है, खासतौर पे जो टावर आमने सामने है अगल बगल की जगह, अगर उनके बीच में इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि एक टावर की छाया दूसरे टावर में ना आए, जो कि बाद में तो आसानी से दिख जाता है जब प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया। बट ये चीज़ें आपको जब आप मैप में देख रहे हैं, मास्टर प्लान में देख रहे हैं, उसी वक्त देखनी है। और ऐसा लेआउट होना चाहिए कि जो इंटरनल रोड्स हैं आपकी, उसका साइज़ कितना है, आराम से गाड़ियों का मूवमेंट हो सकता है, इंटरनल नहीं हो सकता। अगर इंटरनल रोड्स के बीच में भी एक छोटा सा डिवाइडर लगा हुआ है, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फीलिंग देता है पूरी सोसाइटी को। और मास्टर प्लान में जो मैंने पहले बोला था सेंट्रल ग्रीन्स, वो भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें एक लार्ज सेंट्रल ग्रीन बीच में है, और कंपेयर टू ऐसा प्रोजेक्ट है जो लैंड पार्सल्स बटे हुए हैं और 2 टावर्स 3 टावर इधर है, वहाँ पर एक छोटा सा ग्रीन है, 2-3 टावर उधर है, वहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन है, और कुछ टावर उधर है, वहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन है। कंपेयर टू एक ऐसा लैंड पार्सल हो, टावर प्लेसमेंट ऐसा हो कि टावर्स ऑल अराउंड है और बीच में एक बहुत बड़ा ग्रीन एरिया है जहाँ पर एमिनिटीज़ हैं, बच्चे खेल सकते हैं, क्लब हाउस है, कुछ जॉगिंग है, जॉगिंग के लिए एरिया है, तो वो एक प्रोजेक्ट अलग ही फील आपको देता है। आई एम श्योर अगर आप किसी रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स में गए हैं, तो सेंट्रल ग्रीन वाले बड़े लार्ज सेंट्रल ग्रीन वाले प्रोजेक्ट्स आपको एक अलग फीलिंग देते होंगे, जो आप एक्चुअली में फिजिकली देख सकते हैं। तो वही चीज़ आपको इमेजिन करनी है एक मैप पे, मास्टर लेआउट पे। उसका देखिए नेक्स्ट एक पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एक्सेसिबल जो रोड है। जिस रोड से प्रोजेक्ट की एंट्री है उसका साइज़ कितना है। हो सकता है कि दो प्रोजेक्ट सेम लोकेशन पे हों, बट एक प्रोजेक्ट की एंट्री अगर मेन 60 मीटर रोड से और दूसरा प्रोजेक्ट कुछ 9 मीटर 12 मीटर या 18 मीटर रोड से है, तो जो पहला प्रोजेक्ट है उसमें हमेशा जो है एक एंड यूज़र्स की प्रेफरेंस रहेगी, उसके रेट्स में हमेशा एक डिफरेंस रहेगा और आसानी से उसमें आपको सेलर्स, बायर्स या फिर रेंट आउट भी करना है तो रेंट आउट करने वाले लोग मिल जाएंगे, क्योंकि एक जो फील होती है बड़ी रोड से वो अलग ही होती है। यहाँ पे मैंने जो 60 मीटर 80 मीटर बोला, ये मैं नॉर्थ इंडिया में गुड़गांव नोएडा के हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर आप वेस्ट में पुणे या मुंबई से देख रहे हैं तो 60 मीटर रोड्स तो वहाँ पे जनरली होती नहीं है। वहाँ पे 20 मीटर 24 मीटर या 18 मीटर उसी को ही काफ़ी चौड़ी माना जाता है। 30 मीटर तो बहुत ज़्यादा होती है और 9 मीटर 12 मीटर से भी एंट्री होती है, जो कि स्मॉल मानी जाती है। तो आप अपने एरिया के हिसाब से देख लीजिए कि जो जनरली आपके जिस साइड में आप ले रहे हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट इंडिया के जहाँ भी बड़ी मेजर सिटीज़ में ले रहे हैं, वहाँ पे जनरली रोड का साइजेस क्या है और क्या आपका प्रोजेक्ट चौड़ी रोड से एंट्री का माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बाद में एक निकलते ही प्रोजेक्ट से कैसी फील आती है, कितने ट्रैफिक होता है एंट्री में और एग्जिट में, कितनी भीड़ भड़ाका होता है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है। तो देखिए, जो सारे मैंने पॉइंट्स बताए, एक बार प्रोजेक्ट्स बन के खड़ा हो गया और डिलीवर हो गया सारी एमिनिटीज़ का, लोग वहाँ पे रहने लगे, तो ये सब एनालाइज करना उतना मुश्किल नहीं है। आप जाएंगे, उसमें थोड़ा टाइम पास करेंगे, इधर-उधर घूमेंगे पूरी सोसाइटी में, तो आपको आई एम श्योर आधे घंटे में 15 मिनट में समझ में आ जाएगा कैसा फील हो रहा है। बट एज अ इन्वेस्टर मेन पॉइंट आपका ये पॉइंट्स तब समझने का है जब वो सिर्फ एक ब्राउज़र पे हो, एक मैप आपको सिर्फ दिख रहा हो, तो आपको ये सारी चीज़ एनालाइज करनी है। क्योंकि देखिए, ये उसी की तरह है, अगर मैं एनालॉजी दूँ शेयर मार्केट की, तो जब कंपनी कॉन कॉल कर रही होती है, फ्यूचर के बारे में बता रही होती है कि 2 क्वार्टर बाद मैं कितनी सेल्स कर लूँगी, इस बार मैंने इतना कैपेक्स किया है, कैपेक्स से कितने टाइम सेल्स हो जाती है, 1 साल बाद कितना रेवेन्यू हो सकता है, 2 साल बाद कितना रेवेन्यू हो सकता है, एबिटा मार्जिन कैसे जा रहे हैं, तो इन्हीं सब से आप एस्टिमेट करते हैं कि 2 साल बाद कंपनी की सेल्स कितनी होगी, प्रॉफिट कितनी होगी और क्या उसका स्टॉक आज लेना जस्टिफाइबल है कि नहीं है। इसी तरीके से मैप में आपको देख के ये एनालाइज़ करना है कि आज से 5 साल, 6 साल, 7 साल बाद जब ये प्रोजेक्ट बन के डिलीवर होगा, तो जो लोग वहाँ पे रहेंगे, बालकनी में बैठ के अगर बाहर का सीन देखेंगे या नीचे वॉक करेंगे गार्डन में, तो उनको कैसा लगेगा? क्या उनके घर पे कोई छाया आएगी, नहीं आएगी सामने वाले टावर की? सेंट्रल ग्रीन्स देखते उनको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा?
रोड्स पे चलते हुए उनको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, या फिर उनको घिच-पिच लगेगी। तो ये देखिए फ्यूचर का जो एस्टिमेशन है, वहीं सारा खेल है इन्वेस्टमेंट का। तो जैसे आप स्टॉक मार्केट में उस तरीके से एनालाइज़ करते हैं, आज के मैनेजमेंट की गाइडेंस से फ्यूचर की कुछ नंबर्स को प्रेडिक्ट करते हैं, ऐसे ही जो ब्रोशर पे आज बिल्डर आपको कुछ बता रहा है, उसी से ही आपको प्रेडिक्ट करना है कि फ्यूचर में जो एंड यूज़र यहाँ पर आके रहेगा, उसको कैसा लगेगा और कैसा फ़ील होगा उसको। तो ये था पहला पॉइंट मास्टर प्लान का। सेकंड पॉइंट है फ्लैट का लेआउट, क्योंकि देखिए जिस फ्लैट में रहने वाला है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इसको मैं हो सकता है 50-50 की जगह 60% वेटेज फ्लैट के लेआउट को दूँ, क्योंकि आदमी अपना मोस्ट ऑफ द टाइम अपने फ्लैट के अंदर ही स्पेंड करता है। इवन बालकनी से झाँकता भी कम है, तो फ्लैट का लेआउट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए फ्लैट लेआउट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो अगर आप नॉर्थ इंडिया में ले रहे हैं तो यहाँ पे सुपर एरिया पे बेचे जाते हैं प्रोजेक्ट्स। तो सुपर एरिया और कारपेट एरिया का जो रेशियो है, कितनी एफिशिएंसी है कारपेट एरिया की, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे समझना है। और इसमें जनरली क्या होता है कि आजकल जो लेटेस्ट रेरा के रूल्स हैं और जो बिल्डिंग कोड्स हैं, जनरली अगर आप देखेंगे थंब रूल लगा के कुछ प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करेंगे, तो जो इंटरनल कारपेट एरिया, जो रेरा का कारपेट एरिया है, प्लस उसमें आप बालकनी ऐड कर दें, तो कारपेट एरिया रेरा प्लस बालकनी एक्सक्लूसिव साइड ऐड कर दें, तो वो सुपर एरिया का अराउंड 70% के आसपास बनता है। तो 65 से लेके 72-73% तक मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स का आपको ये इसी रेशियो में मिलेगा। और अगर इस रेशियो में मिल रहा है तो ये ठीक है, कोई बहुत ख़राब नहीं है। 70% मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा है, 65 तक भी मिल रहा है तो ये बुरा नहीं है। बट ये रेशियो मैं बता रहा हूँ, रेरा कारपेट एरिया प्लस बालकनी एरिया डिवाइडेड बाय द सुपर एरिया। और अगर आपको बहुत ज़्यादा एरिया मिल रहा है तो आप ये भी सोचिए कि जो सुपर एरिया में जो एरिया काउंट होता है, वो आपकी एमिनिटीज़ का ही एरिया है। तो अगर ये बहुत कम है सुपर एरिया में जो एक्स्ट्रा एरिया है, और मोस्ट ऑफ द कारपेट एरिया को ही बिल्डर सुपर एरिया मिल रहा है, तो कहीं न कहीं आपको एमिनिटीज़ भी कम मिल रही होंगी। क्योंकि अगर वो सुपर एरिया में एक्स्ट्रा बता रहा है तो आपको एज़ एमिनिटीज़ क्लब हाउस, बड़ी लिफ्ट लॉबी, इसी फॉर्म में आपको कहीं न कहीं वो दे रहा है। तो अगर लग्ज़री प्रोजेक्ट है तो उसमें देखिए कुछ ना कुछ लोडिंग इन सब चीज़ों की रहेगी ही रहेगी। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि सुपर एरिया कारपेट एरिया के बहुत ही पास आ जाए। तो ये पहला पॉइंट है। और अगर आप मुंबई, पुणे वगैरह में ले रहे हैं तो वहाँ पर तो कारपेट एरिया पे ही प्रोजेक्ट्स बेचे जाते हैं, तो ये कोई पॉइंट ज़्यादा उसमें रेलिवेंट रह नहीं जाता है, क्योंकि आपको एनीवेज़ कारपेट एरिया ही बिल्डर बताता है, उसी पे ही रेट डिसाइड होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है बालकनी का एरिया। ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें कुछ न्यूएंसेस हैं, क्योंकि बालकनी बड़ी होना, एक लेवल तक बड़ी होना अच्छी बात है, बट बहुत ज़्यादा बड़ी होना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देखिए बालकनी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप थोड़ा टाइम ही स्पेंड करेंगे, सारा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। तो जो एक नॉर्मल प्रीमियम या लग्ज़री, मिड लग्ज़री सेगमेंट अगर मैं बोलूँगा, तो उसमें आपको जो कारपेट एरिया और बालकनी का रेशियो लेके चलना है, अगर 10 से लेके 15% के बीच का रेशियो है, तो दैट इज़ द मोस्ट ऑप्टिमम प्रीमियम रेशियो। कि अगर 1000 स्क्वायर फीट आपका कारपेट एरिया, तो अराउंड 100 से लेके 150 स्क्वायर फीट तक आपका बालकनी का टोटल साइज़ होना चाहिए। मतलब 2-3 जितनी भी बालकनी है उनका टोटल ऐड कर दें, तो 150 स्क्वायर फीट के आसपास तक होना चाहिए मैक्सिमम। तो ये जो है बहुत ही स्वीट स्पॉट है, जहाँ पे आपको सफिशिएंटली बालकनी का फ़ील भी अच्छा हो लगेगा और आप उसको यूटिलाइज़ भी कर पाएँगे। अगर ये रेशियो काफ़ी ज़्यादा 20% तक हो गया तो बहुत लग्ज़री फ़ील देने के लिए आजकल बोल देते हैं कि बड़ा डेक साइज़ है। बट उसमें देखिए अगर आप 4 बीएचके ले रहे हैं, बहुत बड़ा, ऑलरेडी आपका कारपेट एरिया ज़्यादा है, तो आप अगर आप 20% बालकनी का भी एरिया दे रहे हैं, तो आपका इंटरनल कारपेट एरिया कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो मेबी आप 20% तक भी बालकनी का एरिया ले सकते हैं, अगर आपका कारपेट एरिया अपने आप में ही बहुत बड़ा है। बट कई बिल्डर्स आजकल आप देखेंगे 25-30% तक बालकनी का एरिया दे रहे हैं। बट देखिए जितना बालकनी का एरिया दे रहे हैं, आपका ही कारपेट एरिया अंदर का कम होगा, क्योंकि बिल्डर जो है कारपेट एरिया भी सेम रेट पे ही बेचता है, खासतौर पे नॉर्थ इंडिया में सेम रेट पे ही बेचता है। और इवन नॉर्थ वेस्ट में भी ऑल द बिल्डर कारपेट एरिया पे बेचता है और बालकनी का रेट नहीं लेता है। बट जो भी वो रेट बनाता है ले दे के, देखिए बड़ी बालकनी करके वो पैसे आपसे ही लेता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि ऐसा ना हो कि बिल्डर इतना बड़ा बालकनी का साइज़ दे दे जो आप कभी यूज़ ना करें, उसमें क्रिकेट टेनिस खेलने की जगह हो, बट एक्चुअली आपके लिए कोई यूज़फुल ना हो, क्योंकि उस बालकनी में आप क्रिकेट टेनिस तो खेल नहीं सकते। तो ये एक फ़ील है। देखिए लोग प्रोजेक्ट बेचने के लिए आजकल बड़ा डेक एरिया, बहुत बड़ी बालकनीज़ आपको ऑफ़र करते हैं, बट आपको उसकी प्रैक्टिकलिटी लेके चलनी है कि क्या वो आपके लिए है प्रैक्टिकल कि नहीं है। और देखिए मैं जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूँ मास्टर लेआउट के या फिर इवन ये फ्लैट के लेआउट के, ये ज़्यादा रेलिवेंट हो जाता है अगर आप थोड़ा-सा बड़ा टिकट साइज़ का प्रोजेक्ट ले रहे हैं। अगर आप एज़ अ इन्वेस्टर भी कोई 3 बीएचके ले रहे हैं या प्रीमियम 2 बीएचके ले रहे हैं, जिसमें कि 1 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी हो, इनफैक्ट 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ इस लेवल की प्रॉपर्टी हो, तो ये फैक्टर सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जितना प्रीमियम बायर होता है इन सब चीज़ों को काफ़ी ठोक बजा के लेता है। अगर कोई एक फैमिली ले रही है
हस्बैंड वाइफ, उनके 2 बच्चे, एक 2 करोड़ 3 करोड़ का 3 बीएचके ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत ही ध्यान से वो देखेंगे। अगर आप छोटे टिकट साइज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1 बीएचके 2 बीएचके जो 60-70 लाख 80 लाख के, तो इनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो जाती है। इंपॉर्टेंस इनकी रहती है वहाँ पर भी, बट कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। बट जहाँ ही बड़ा साइज़ होता है, इन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, और जितना बड़ा टिकट साइज़ होगा, इन सारी प्रैक्टिकल चीज़ों की इंपॉर्टेंस और बढ़ती जाएगी, क्योंकि उतना ही आदमी कंफर्ट चाहेगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा फ़ील चाहेगा अपने फ्लैट के अंदर, जितना ज़्यादा वो टिकट साइज़ दे रहा होगा। तो देखिए, फ्लैट के लेआउट में ओवरऑल अगला पॉइंट आता है रूम्स का प्लेसमेंट। क्योंकि अगर आप एक टिपिकल 3 बीएचके अगर लेंगे, तो इसमें जो थर्ड रूम होता है, जो कि जनरली गेस्ट रूम बोलते हैं इसको हम, उसका प्लेसमेंट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। गेस्ट रूम ऐसा होना चाहिए कि वो जो बाकी 2 आपके रूम है, एक मास्टर बेडरूम और एक दूसरा रूम, उससे जो तीसरा रूम है वो थोड़ा-सा अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही गैलरी है, उसी में तीनों रूम हैं। थर्ड रूम या तो घर के बाहर की तरफ हो, या फिर किसी लेफ्ट या राइट साइड में हो, या एंट्री के पास हो। क्योंकि उससे होता ये है कि अगर आप 3 बीएचके ले रहे हैं, या इवन 4 बीएचके भी ले रहे हैं, उसमें भी एक रूम ऐसा होना चाहिए, गेस्ट रूम अलग से, ताकि अगर कोई गेस्ट आपके वहाँ आके रहे, कोई बाहर से आके रहता है, तो जो घर में रहने वाले लोग हैं उनकी भी अपनी एक प्राइवेसी बनी रहे। और बाई चांस अगर एक 3 बीएचके में कोई जॉइंट फैमिली टाइप है, अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ रह रहे हैं, जो भी रह रहा है, उनकी एक सेपरेट प्राइवेसी रहेगी और आपकी अलग एक सेपरेट प्राइवेसी रहेगी। अगर रूम के बीच में थोड़ा-सा डिस्टेंस है, अगर वो रूम एक डिफरेंट पोर्शन ऑफ द फ्लैट में है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 3 बीएचके का लेआउट आप जब भी चेक करें, या 4 बीएचके का लेआउट चेक करें, रूम का प्लेसमेंट देख लीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बाद में एंड यूज़र्स को आती है, और फिर वो रियलाइज़ करते हैं जो लोग किराए के घर में रहते हैं, जब वो अपना एक्चुअल में घर खरीदने जाते हैं, तो वो इस बात को बहुत ध्यान से देखते हैं। और उसके बाद जो रूम का लेआउट है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर चेक करने का ये है कि जो भी रूम का साइज़ है, 10x12, 10x11, आजकल तो 10x10 के भी रूम आ रहे हैं, जो भी रूम का साइज़ है, जो उसमें जो उसमें अलमारी का जगह बनी होती है, क्या वो अलमारी की जगह उसी जो रूम का साइज़ है उसके अंदर ही है? मतलब प्रैक्टिकली अगर 10x12 का रूम है, तो 120 स्क्वायर फीट अगर रूम का साइज़ है, तो क्या अलमारी उस 120 स्क्वायर फीट को कम कर रही है, उसके अंदर प्रोट्रूडेड है? या फिर अलमारी वॉल के अंदर 2 ढाई फीट अलग जगह बनी हुई है? क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो रूम के साइज़ को क्या फ़ील देता है। अगर एक रूम 2 रूम 10x11 के हैं, बट एक में अगर अलमारी आपको अंदर की तरफ बनानी पड़ी, तो रूम एक बड़ा छोटा-सा फ़ील आता है उस रूम में, और क्लॉस्ट्रोफोबिक सा लगता है, बेड भी आपको छोटा लगाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ सेम साइज़ का रूम है, बट अगर अलमारियाँ अंदर की तरफ प्रोट्रूडेड है दीवार में, जैसा कि आजकल आता है मोस्टली काफ़ी जगह, बट कुछ जगह नहीं भी आता, तो वो एक बड़ा-सा फ़ील देता है वो रूम, और अपने आप में आपको एक स्पेशियस सी फीलिंग आती है उस रूम में। उसके बाद देखिए, लास्ट पॉइंट जो एक फ्लैट के लेआउट को लेके मैं बताना चाहता हूँ, वो है वेंटिलेशन, एयरी फीलिंग, सनलाइट कैसी है। आपको देखना है कि रूम्स ओवरऑल फ्लैट में बालकनीज़ और खिड़कियाँ इस तरीके से बनी हुई हैं कि एटलीस्ट 2 साइड से वो ओपन हो। इनफैक्ट 3 साइड से, अगर तीसरे साइड किचन की साइड में भी कोई बालकनी हो, तो और अच्छी बात है। बट एयर फ्लो वेंटिलेशन ऐसा होना चाहिए कि एक साइड से हवा घुस के दूसरी साइड से निकल सके। सनलाइट प्रॉपर होनी चाहिए पूरे रूम में, और जनरली जो विंडो साइज़ होता है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बट अगर देखिए, अगर बेडरूम जो होता है उसमें जनरली सफिशिएंट साइज़ की विंडोज़ बन जाती हैं, और आप कोई भी फ्लैट देखेंगे उसमें एक बड़े साइज़ की बेडरूम में विंडोज़ होंगी। और अगर आपका हाई राइज़ अपार्टमेंट है, तो बेडरूम में विंडो साइज़ की जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आप जो लिविंग रूम देखेंगे, लिविंग रूम की विंडो साइज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लिविंग रूम की जो बालकनी है, वो एक छोटी वॉल के पास होती है, और लिविंग रूम की जो वो है, विंडो है, वो भी उसी वॉल पर होती है। और अगर वो वॉल का साइज़ ही छोटा है, तो एक छोटी विंडो होगी, या उस वॉल का साइज़ बड़ा भी है, तो विंडो की लेंथ हो सकता है छोटी हो। क्योंकि लिविंग रूम का साइज़ जनरली बहुत बड़ा होता है। अगर 15 फीट बाई 12 फीट या इस साइज़ का कोई आपका लिविंग रूम है, तो आपको ये देखना चाहिए कि उसकी विंडो का साइज़ कितना है। लिविंग रूम की विंडो का साइज़ प्रोपोर्शनेटली बड़ा होना चाहिए। जिस प्रोपोर्शन में बेडरूम की विंडो है, उसी प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, ये आप ज़रूर चेक करिए। क्योंकि ये एक छोटा-सा पॉइंट है, एक न्यूएंस है, बट कई बार लोग मिस कर देते हैं कि लिविंग रूम की विंडो का साइज़ इतना होना चाहिए कि उतने बड़े लिविंग रूम में प्रॉपर एयर, प्रॉपर सनलाइट आ सके, और नेचुरल लाइट जितनी रहेगी, आपको दिन में लाइट जलाने की ज़रूरत ना पड़ सके, ताकि आपको एक अच्छी फीलिंग आए। क्योंकि ऐसा रूम, ऐसा फ्लैट पूरा जिसमें कि दिन में नेचुरल लाइट से जनरली एक्स्ट्रा लाइट जलाने की ज़रूरत ना पड़े, और नेचुरली लाइट रहे पूरे फ्लैट में, ये एक बेस्ट लेआउट है। वास्तु के हिसाब से भी बेस्ट है, और फीलिंग के हिसाब से भी बेस्ट है। तो देखिए, ये पॉइंट्स जो मैं आज को बताना चाहता था, इनको जैसे मैंने 2 मेजर चीज़ों में डिवाइड किया, एक मास्टर लेआउट जो पूरे प्रोजेक्ट का है, और जो एक फ्लैट का लेआउट है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपको चेक करने के लिए, क्योंकि इनिशियली जब आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं,
जब सिर्फ ब्राउज़र पे कागज़ में प्रोजेक्ट है, तो इन छोटे-छोटे पॉइंट्स को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुनने में कई बार छोटे लग सकते हैं, बट इमेजिन करिए अगर आप एज़ अ इन्वेस्टर ले रहे हैं, अल्टीमेटली आपको किसी एंड यूज़र को बेचना है और लास्ट में एज़ अ एंड यूज़र जब कोई फैमिली आएगी खरीदने के लिए, तो उसकी बीवी भी आएगी, बच्चे भी आएँगे और बीवी-बच्चे 10 मिनट में ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें बहुत आराम से चेक कर लेते हैं, एक रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट में। और ये छोटी-छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं उनके लिए। अगर एक प्रोजेक्ट है जहाँ पर अच्छी सनलाइट हो रही है और दूसरे में नहीं आ रही, तो ऑब्वियसली आप सोचिए एज़ अ एंड यूज़र कौन-सा प्रोजेक्ट वो लेना प्रेफ़र करेगा। और ये छोटी चीज़ें कागज़ पे आप कैसे चेक कर सकते हैं, यही आपको सोचना है, जो मैंने पास्ट में भी बोला है कि जो फ्यूचर में कैसा होगा एक्चुअल, ये आपको प्रेडिक्ट करना है कागज़ से ही और इन्हीं सारे पॉइंट्स से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं इसमें, अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल कुछ क्वेरीज़ है, कुछ क्वेश्चंस हैं रियल एस्टेट के बारे में, इक्विटी के बारे में, क्योंकि देखिए ये चैनल अपने आप में बहुत यूनिक है जो इतना डिटेल में रियल एस्टेट और इक्विटी दोनों को कवर करता है। अगर आप देखेंगे तो या तो लोग सिर्फ रियल एस्टेट के बारे में बात कर रहे हैं या सिर्फ इक्विटी के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से दोनों इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दोनों ही इन्वेस्टमेंट्स में आपको कुछ हद तक डिटेलिंग की ज़रूरत है, एनालिसिस की ज़रूरत है और अपनी पर्सनल स्टडी की ज़रूरत है, कन्विक्शन की ज़रूरत है अच्छे इन्वेस्टमेंट्स के लिए। सो यही था आज का वीडियो। होपफुली आपको क्लैरिटी मिली होगी इस चैनल के थ्रू और इस वीडियो के थ्रू भी। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे।